Good morning to all of you. Welcome to MLP YouTube classes. Students, today we discuss our chapter number 35, our geography. In this chapter, we describe about geographical conditions of our earth. Let's start. Geography is the term related to social science. जो geography हमारा जो word है वो कौन से subject से related है, कौन सी field से है, social science से है. Geography describe about the geographical condition of that place. जो हमारी जोग्राफ़ी होती है, जो वर्ड है जोग्राफ़ी, वो क्या डिस्क्राइब करता है? किसी भी पर्टिकुलर प्लेस का, किसी भी पर्टिकुलर क्षेत्र का जोग्राफिकल कंडीशन डिस्क्राइब करता है, उसके बारे में बताता है. इट इंक्लूड्स वेदर, वेजिटेशन, फिजिकल फीचर्स ऑफ द प्लेस एक्सेट्रा. उस जोग्राफिकल कंडीशंस में क्या क्या इंक्लूड होता है? वेदर, वेजिटेशन और फिजिकल फीचर्स और उस जगह के और भी काफ़ी सारे फीचर्स इंक्लूड होते हैं. लेट्स स्टार्ट. गिव वन वर्ड फॉर दीज जोग्राफिकल टर्म्स. वी हैव some geographical terms in our chapter, so use one word for that term. So let's start. First one is layer of various protective gases above the earth. जो हमारा अर्थ है, जो हमारा पृथ्वी है, उसके ऊपर काफ़ी सारी प्रोटेक्टिव गैसेस की जो एक लेयर बनी हुई है, एक परत बनी हुई है, काफ़ी सारी गैसेस की, प्रोटेक्टिव गैसेस की. उस परत को हम क्या कहते हैं? उस लेयर का हमें नेम बताना है. इट इज़ ओजोन. ओजोन लेयर जो है वो हमारी अर्थ के चारों तरफ फैली हुई है, बनी हुई है एक लेयर, और उस लेयर में क्या है? प्रोटेक्टिव गैसेस हैं. जो गैसेस हैं जो हमें जो अर्थ सन से हमारी अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं, हार्मफुल रेज आती हैं, उनको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती हैं ये गैसेस. और इस लेयर को हम क्या कहते हैं? ओजोन. OZONE, ओजोन. ओजोन इज़ द लेयर ऑफ वेरियस प्रोटेक्टिव गैसेस अबव द अर्थ. हमारी अर्थ के चारों तरफ जो प्रोटेक्टिव गैसेस की लेयर बनी हुई है उसको क्या कहते हैं हम? ओजोन. सो राइट हेयर OZONE, ओजोन. सेकेंड इज कलरफुल अर्थ आफ्टर द रेन इन द स्काई. आप लोग देखते हैं स्टूडेंट्स कि जब बारिश होने के बाद हमें स्काई में जो आसमान होता है उसमें क्या दिखता है? कलरफुल आर्क के जैसे दिखाई देते हैं, और उसमें काफ़ी सारे रंग होते हैं, सारे 7 कलर्स होते हैं. उसको हम क्या कहते हैं? रेनबो. RAINBOW, रेनबो. रेनबो को हिंदी में हम इंद्रधनुष बोलते हैं. और ये इंद्रधनुष हमें कब दिखाई देता है? बारिश होने के बाद आसमान में, जब मौसम साफ़ हो जाता है तो हमें रेनबो दिखाई देता है स्काई के अंदर. एंड इट इंक्लूड्स 7 डिफरेंट कलर्स. हमें 7 रंग दिखाई देते हैं रेनबो के अंदर. थर्ड वन इज़ द पाथ ऑफ अर्थ और एनी अदर प्लैनेट अराउंड द सन. जो हमारा सन के चारों तरफ जो हमारे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, उस पाथ को हम क्या कहते हैं? जो हमारे प्लैनेट्स हैं, ग्रह हैं, वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं. जो उनका रास्ता है, जहाँ वो चक्कर लगा रहे हैं, जिस रास्ते पे, उसको हम क्या कहते हैं? ऑर्बिट. ORBIT, ऑर्बिट. ऑर्बिट इज़ द पाथ ऑफ द अर्थ और एनी प्लैनेट. अर्थ के पाथ को भी हम ऑर्बिट कहते हैं, और कोई भी अदर प्लैनेट है उसके पाथ को भी हम ऑर्बिट ही बोलते हैं, जिस पे चलकर अर्थ के चारों तरफ वो प्लैनेट चक्कर लगाता है. ऑर्बिट इज़ द पाथ ऑफ अर्थ और एनी अदर प्लैनेट अराउंड द सन. जो ऑर्बिट है वो रास्ता होता है जहाँ पर सारे ग्रह, अर्थ और सारे ग्रह चक्कर लगाते हैं सूर्य के चारों तरफ. नेक्स्ट इज 7. किंग ऑफ क्रॉप ग्रो इन एरिया. किसी पर्टिकुलर एरिया में, काइंड ऑफ क्रॉप ग्रो इन एरिया. किसी भी पर्टिकुलर एरिया में जो क्रॉप ग्रो होती है उसको हम क्या कहते हैं? वेजिटेशन. वेजिटेशन क्या है? ये एक काइंड है क्रॉप का जो एक पर्टिकुलर एरिया में ग्रो करते हैं. सो राइट VEGETATION, वेजिटेशन. VEGETATION, vegetation is the kind of crop grow in area.
ऑर्गेनिक लाइफ ऑन अर्थ इंक्लूड्स प्लांट्स, वेजिटेबल्स, बर्ड्स एंड मैन। जो हमारी लाइफ है, ऑर्गेनिक लाइफ, अर्थ के ऊपर जो लाइफ पॉसिबल है उसमें क्या क्या इंक्लूड है? प्लांट्स हैं, मैन मनुष्य हैं, पेड़ पौधे हैं, वेजिटेबल्स हैं, बर्ड्स हैं। ये सारे हमारे जो ऑर्गेनिक लाइफ में पार्ट्स हैं, ऑर्गेनिक लाइफ के जो हमारे ये पार्ट्स हैं, ये सभी मिलकर क्या बनाते हैं? बायोस्फीयर। BIOSPHERE, बायोस्फीयर। Organic life on earth includes plants, vegetables, birds and man is known as biosphere. Next is matter comes with the rain, after which deposit with soil. Matter comes with the rain, water which deposit with soil. जो रेन वाटर के साथ जो मैटर आता है और कहाँ पर डिपॉजिट होता है? सोइल पर। जो सोइल की ऊपरी परत होती है उस पर आकर वो जम जाता है वो पदार्थ, और किसके साथ आता है? एयर वाटर के साथ, रेन वाटर के साथ आता है। इट इज़ नोन एज एलुवियम, ALLUVIUM, एलुवियम। एलुवियम इज द पार्ट, एलुवियम इज द मैटर कम्स विद द रेन वाटर विच डिपोजिट ऑन soil. Next is the bright surface layer of gases on sun. जो हमारी काफ़ी सारी ब्राइट सरफेस हैं गैसेस की जो कि सन पर बनी होती हैं, उनको क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस, फोटोस्फीयर। PHOTO, फोटो, SPHERE, स्पेयर, फोटोस्फीयर। द ब्राइट सरफेस लेयर ऑफ गैसेस ऑन द सन is known as photosphere. PHOTO SPHERE, sphere, photosphere. So students, today we discuss our chapter number 35, our geography. Geography is the term related to social science. और ज्योग्राफी में क्या डिस्क्राइब करती है? किसी भी पर्टिकुलर प्लेस का जोग्राफिकल कंडीशन, जैसे कि वेदर, वेजिटेशन, फिजिकल फीचर्स, इन सभी को डिस्क्राइब करती है। आई होप यू अंडरस्टैंड अवर चैप्टर 35, अवर ज्योग्राफी। थैंक यू स्टूडेंट्स। मैं मुकेश मैडम, आपकी हिंदी अध्यापिका MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से। बच्चों कक्षा 5वीं में हम करेंगे पाठ 12, अविकारी शब्द। ये पाठ मैं आपको पढ़ा चुकी थी, आज हम इसके अभ्यास कार्य करने वाले हैं। तो बच्चों, अभ्यास कार्य में हम शुरू करेंगे प्रश्न नंबर 6 से। निम्नलिखित क्रिया विशेषण शब्दों को उनके भेद के नीचे लिखिए। तो क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं बच्चों, आपने पाठ में पढ़े थे। स्थानवाचक, जो क्रिया के होने के स्थान की जानकारी देता है। कालवाचक, जो क्रिया के होने के समय के बारे में जानकारी देता है। परिमाणवाचक, जो क्रिया की मात्रा के बारे में, कि क्रिया कितनी हुई के बारे में जानकारी देता है। और रीतिवाचक, जो क्रिया के होने के ढंग या तरीके के बारे में जानकारी देता है। तो हमारे पास ये क्रिया विशेषण शब्द है जो इकट्ठे लिखे हुए हैं। हमें इन कॉलम में इनके भेद के अनुसार इनको लिखना है। अंदर, अंदर जो शब्द है वो स्थान के बारे में जानकारी दे रहा है, इसलिए हम इसको स्थानवाचक क्रिया विशेषण वाले कॉलम में लिखेंगे। बहुत, ये मात्रा के बारे में जानकारी दे रहा है, तो इसको हम परिमाणवाचक में लिखेंगे। धीरे धीरे, ये क्रिया के होने के तरीके या ढंग के बारे में जानकारी दे रहा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे रीतिवाचक वाले कॉलम में इसे। इसके बाद लगातार, ये भी हमें क्रिया के होने के तरीके के बारे में बता रहा है कि क्रिया किस तरह से हुई है, तो ये भी हम लिखेंगे रीतिवाचक वाले कॉलम में। इसके बाद आता है रोज। रोज हमें समय की सूचना दे रहा है, समय की क्रिया किस समय हुई, तो रोज को हम कालवाचक वाले कॉलम में लिखेंगे। हर जगह, हर जगह, ये शब्द हमें स्थान की सूचना दे रहा है कि क्रिया किस स्थान पर होती है, तो ये हर जगह हम लिखेंगे स्थानवाचक वाले कॉलम में। अभी, अभी हमें सूचना दे रहा है समय की, तो इसको हम लिखेंगे कालवाचक वाले कॉलम में। और इतना हमें सूचना क्या दे रहा है? मात्रा की,
तो हम इतना लिखेंगे परिमाणवाचक वाले कॉलम में। ठीक है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, उचित संबंधबोधक द्वारा रिक्त स्थान भरिए। संबंधबोधक क्या होते हैं? संबंधबोधक, तो ये प्रश्न हमारा है कि उचित संबंधबोधक शब्द द्वारा रिक्त स्थान भरिए। संबंधबोधक क्या होता है? वाक्य के एक शब्द के द्वारा दूसरे शब्द के साथ, वाक्य के एक शब्द का दूसरे शब्द के साथ संबंध बताने वाले जो शब्द होते हैं वो होते हैं संबंधबोधक शब्द। उनसे हमें ये खाली जगह भरनी है। पहला वाक्य हमारे पास है, माँ पिताजी के साथ दिल्ली गई है। यह संबंधबोधक शब्द क्या लिखेंगे हम? के साथ। इसके बाद हमारा अगला वाक्य है, मेरी कार नीम के पेड़ के नीचे खड़ी है। यहाँ हम संबंधबोधक शब्द के नीचे लिखेंगे। पुलिस के आने से पहले चोर भाग गया। तो क्या लिखेंगे आप? यहाँ पर संबंधबोधक शब्द लिखेंगे से पहले। आप कमरे से बाहर निकल जाओ। यहाँ हम लिखेंगे से बाहर। संबंधबोधक शब्द क्या है इसमें? से बाहर। अगला वाक्य है, हमारा घर बस स्टैंड के पास है। यहाँ संबंधबोधक शब्द क्या लिखा हमने? के पास। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में समुच्चय बोधकों को रेखांकित कीजिए। समुच्चय बोधक क्या होते हैं? वे शब्द जो किसी वाक्य को जोड़ने का काम करते हैं। पहला वाक्य हमारा है, मुझे लड्डू और जलेबी पसंद है। तो वे शब्द जो शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ने का काम करते हैं वो होते हैं समुच्चय बोधक शब्द। तो इस वाक्य में दो शब्दांशों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। क्या? और। तो यहाँ पर और समुच्चय बोधक शब्द है, तो हम यहाँ और को रेखांकित करेंगे। ऐसे ही अगला वाक्य, मैं समय पर गया था किंतु लौटने में देर हो गई। यहाँ दो वाक्यों को किंतु के द्वारा जोड़ा जा रहा है, तो यहाँ किंतु समुच्चय बोधक शब्द है, यहाँ किंतु को रेखांकित करना है। इसी तरह से ठीक से पढ़ो अन्यथा सफलता निश्चित है। ठीक से पढ़ो अन्यथा असफलता निश्चित है। यहाँ दो वाक्यांशों को अन्यथा से जोड़ा गया है, तो यहाँ हम अन्यथा को रेखांकित करेंगे। ऐसे ही अरब सागर तथा हिंद महासागर पानी के पिंड है। यहाँ दो वाक्यांश तथा के द्वारा जोड़े गए, तो यहाँ तथा को रेखांकित करेंगे। यहाँ तथा समुच्चय बोधक शब्द है। हमारे पास अगला जो वाक्य है वो है, हम रोज सावधान करते रहे लेकिन तुम्हें बुद्धि नहीं आई। यहाँ भी दो वाक्यांशों को लेकिन के द्वारा जोड़ा गया है, तो यहाँ लेकिन समुच्चय बोधक शब्द है, तो यहाँ हम लेकिन को रेखांकित करेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है, उचित विस्मयादि हमारा अगला प्रश्न है, उचित विस्मयादि बोधक शब्द लिखकर रिक्त स्थान भरिए। ये जो खाली जगह दी गई है इसको हमें किससे भरना है? विस्मयादि बोधक शब्दों से। और विस्मयादि बोधक शब्द क्या होते हैं? मन में आने वाले भावों को जो प्रकट करने वाले शब्द होते हैं वो होते हैं विस्मयादि बोधक शब्द। हमारे मन में जो भाव आते हैं, जो स्थिति हमारे सामने रहती है उसको देखकर हमारे मन में जो भाव आते हैं, ठीक है, ऐसे शब्दों को विस्मयादि बोधक शब्द कहते हैं। पहला वाक्य है, कितना लंबा आदमी है। तो उस आदमी की लंबाई को देखकर क्या हो रहा है? उसे आश्चर्य हो रहा है, तो यहाँ क्या आएगा? अरे कितना लंबा आदमी है। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? अरे। अगला वाक्य है, डैश ऐसे ही उन्नति करो। यहाँ विस्मयादि बोधक शब्द आएगा, शाबाश ऐसे ही उन्नति करो। अगला वाक्य है, डैश कितना डरावना चेहरा है। यहाँ पर आएगा, अरे कितना डरावना चेहरा है। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? अरे। अगला वाक्य है, डैश सुनते हो। यहाँ क्या लिखेंगे? अजी सुनते हो। और हमारा आखिरी वाक्य है, डैश मैं भी धनवान बन जाता। यहाँ आएगा, काश काश मैं भी धनवान बन जाता। तो बच्चों ये प्रश्न मैंने आपको कराए हैं कैसे लेकर डे तक। ये आपको अपनी नोटबुक में सुंदर राइटिंग में लिखने हैं और याद करने हैं। तो बच्चों कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।
Good morning to all of you. Let we start our maths online classes for class 5th. My dear student, in previous class our chapter number 12 is complete. Today we will start a new chapter number 13, triangles means त्रिभुज. Triangles क्या होती है? A plane figure closed by three sides is called a triangle. एक plane figure जो थ्री साइड से क्लोज होता है उसको ट्रायंगल कहते हैं. इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? ये एक सिंबल होता है ट्रायंगल का, इसी इसको रिप्रेजेंट किया जाता है. नाउ ड्रॉइंग ए ट्रायंगल. ट्रायंगल को कैसे ड्रॉ किया जाता है? थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स की हेल्प से एक ट्रायंगल को ड्रॉ किया जाता है. नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? ऐसे पॉइंट्स जो एक स्ट्रेट लाइन में नहीं होते, मीन्स जिससे सिंगल लाइन पास नहीं की जा सकती. या थ्री पॉइंट्स गिवन है जो कि एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है, मीन्स इन तीनों पॉइंट से एक ही सिंगल लाइन पास नहीं की जा सकती. इनके लिए अलग अलग लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी. पी क्यू के लिए अलग लाइन, क्यू आर के लिए अलग लाइन होगी एंड पी आर के लिए अलग लाइन होगी. स्टूडेंट्स, जब स्केल की हेल्प से इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं तो हमारे पास इस तरह की एक फिगर होती है जिसको क्या कहते हैं? ट्रायंगल पी क्यू आर. यहाँ पे इस ट्रायंगल का नाम दिए गए है पी क्यू आर, तो इसलिए इसका नाम क्या होगा? ट्रायंगल पी क्यू आर. नाउ पार्ट्स ऑफ ए ट्रायंगल. एक ट्रायंगल के पार्ट्स क्या क्या होते हैं? फर्स्ट इज साइड. एक ट्रायंगल में थ्री साइड्स होती है. इस गिवन फिगर में ट्रायंगल की साइड्स है क्यू, क्यू आर एंड आर पी. नाउ वर्टेक्स. एक ट्रायंगल में थ्री वर्टेक्स होते हैं, उनके नेम क्या है? P, Q, R. Now angles. A triangle has three angles formed by three line segments. थ्री लाइन सेगमेंट्स की हेल्प से एक ट्रायंगल में थ्री एंगल्स होते हैं. इस गिवन फिगर में एंगल्स कौन से हैं? एंगल PQR, एंगल QRP, एंगल RPQ. या स्टूडेंट्स आप ये भी राइट कर सकते हो, एंगल Q, एंगल R एंड एंगल P. Properties of triangle. First is the sum of the lengths of any two sides of a triangle is greater than the length of the third side. मीन्स हमेशा एक ट्रायंगल की टू साइड्स का सम उसकी थर्ड साइड से ग्रेटर देन होता है. अगर ऐसा नहीं होता है तो उसको एक ट्रायंगल नहीं कहा जा सकता. नाउ सेकंड प्रॉपर्टी इज द सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री. मीन्स हमेशा ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है. नाउ रिमेंबर, इफ एनी ऑफ दिस प्रॉपर्टी इज नॉट फुलफिल द ट्रायंगल कैन नॉट बी फॉर्म. मीन्स इन दोनों प्रॉपर्टीज में से यदि एक प्रॉपर्टी भी फुलफिल नहीं होती है तो ट्रायंगल नहीं बन सकती. आई थिंक स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड. स्टूडेंट, आज हम इसी टॉपिक के बेस पे अपने एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे और टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ये नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. स्टूडेंट्स, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी नेक्स्ट क्लास में सोल्व करेंगे. सो लेट्स वी स्टार्ट अवर एक्सरसाइज 13.1. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें कुछ फिगर्स गिवन है, इनमें टोटल कितनी ट्रायंगल्स है और उन ट्रायंगल्स के नेम राइट करना है. नाउ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ऑब्जर्व द फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर सेकंड में एक फिगर गिवन है, इसकी बेस के ऊपर कुछ क्वेश्चंस पूछे गए, उनका आंसर. पार्ट ए, नेम द वर्टेक्स. स्टूडेंट, इस फिगर के अकॉर्डिंग एक्स के क्या नेम है? आर एंड टी. नेम द साइड्स. इस फिगर के अकॉर्डिंग ट्रायंगल की साइड आर एस फर्स्ट साइड, सेकंड साइड एस टी एंड थर्ड साइड टी आर. एक ट्रायंगल में ऑलवेज थ्री साइड्स होती है. नाउ नेम द एंगल्स. यहाँ एक ट्रायंगल गिवन है आर एस टी, इसके अकॉर्डिंग एंगल्स के नेम है एंगल आर, एंगल एस और एंगल टी, क्योंकि एक ट्रायंगल में ऑलवेज थ्री एंगल्स होते हैं. नाउ नेम द ट्रायंगल. गिवन फिगर में जो ट्रायंगल गिवन है उसका क्या नेम है? ट्रायंगल आर एस टी. नाउ व्हाट इज द सम ऑफ एंगल दिस ट्रायंगल. इस ट्रायंगल्स के सभी एंगल्स का सम क्या है? 180 डिग्री, क्योंकि एक ट्रायंगल के एंगल्स का सम ऑलवेज 180 डिग्री होता है. यदि एंगल्स का सम 180 डिग्री नहीं होता है, गिवन ट्रायंगल को ट्रायंगल नहीं कहा जा सकता. आई थिंक स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड. नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड. क्वेश्चन नंबर थर्ड, ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी है, द सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ थर्ड साइड्स. ट्रायंगल्स की टू साइड्स का सम उसके थर्ड साइड से ऑलवेज ग्रेटर देन होता है. इसके अकॉर्डिंग चेक करना है. नंबर थर्ड के इच पार्ट्स में गिवन साइड से एक ट्रायंगल को बनाया जा सकता नहीं. मीन्स इसके टू साइड्स को प्लस करके ये चेक करना है ये थर्ड साइड से ग्रेटर देन है या नहीं है. यदि ये थर्ड साइड से ग्रेटर देन है तो उसे एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट की जा सकती है. अगर नहीं है तो ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट नहीं होगी. सो लेट्स स्टार्ट. पार्ट सी में गिवन साइड है 2.5 सेंटीमीटर, 5.5 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर. स्टूडेंट्स, हमें चेक करना है गिवन साइड्स की हेल्प से एक ट्रायंगल बनाना पॉसिबल है या नहीं है. यदि ये गिवन साइड्स ट्रायंगल की साइड्स है तब सम ऑफ टू साइड्स ग्रेटर देन होगा थर्ड साइड से. नाउ वी चेक. फर्स्ट केस में साइड्स है 2.5 और 5.5 सेंटीमीटर. सम ऑफ टू साइड्स 8, थर्ड साइड 8, ये दोनों इक्वल है तो हम यहाँ राइट करेंगे नो, ग्रेटर देन नहीं है. नाउ सेकंड केस में साइड है 5.5 और 8, सम ऑफ टू साइड 13.5, थर्ड साइड है 5.5. नाउ सम ऑफ टू साइड थर्ड साइड से ग्रेटर देन है तो हम यहाँ राइट करेंगे यस. नाउ थर्ड केस में साइड है 2.5 और 8,
सम ऑफ टू साइड 10.5, थर्ड साइड है 5.5, मीन सम ऑफ टू साइड 10.5 ग्रेटर देन है 5.5 से, तो हम यहाँ राइट करेंगे यस। स्टूडेंट्स यहाँ केसेस में यस है और वन केस में नो है, तो हमारा आंसर होगा नो विद दीज साइड्स एक ट्रायंगल कैन नॉट बी कंस्ट्रक्ट। मीन्स गिवन साइड्स की हेल्प से एक ट्रायंगल नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि वन केस में सम ऑफ टू साइड इक्वल है थर्ड साइड के। एक ट्रायंगल तभी पॉसिबल हो सकती है जब इसमें सम ऑफ टू साइड्स ग्रेटर देन हो थर्ड साइड की। I think you understand. Now we do next part. Now part D में given sides are 7 centimeter, 5 centimeter, 11 centimeter. Now we check two sides 7 and 5. Sum of two sides 12 and third sides 11. Sum of two sides 12 is greater than 11. Then yes. Now two sides 5 and 11. Sum of two sides 16. Third side is 7. 16 is greater than 7. Then yes. Now sides 7 and 11. Sum of two sides 18. And third side is 5. 18 is greater than 5. Then our answer is yes. Friends, our answer is yes. With these sides एक triangle can be constructed. Means part D में given sides की help से एक triangle बनाई जा सकती है। Students, you understand? Now we do next question. क्वेश्चन नंबर 6 में हमें टू एंगल्स गिवन है, उनकी हेल्प से थर्ड एंगल को फाइंड आउट करना है। पार्ट ए में टू एंगल्स गिवन है 75 डिग्री एंड 25 डिग्री। नाउ वी नो दैट सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इक्वल टू, एक ट्रायंगल के सभी एंगल्स का सम के इक्वल होता है, एक ट्रायंगल के सभी एंगल्स का सम इक्वल होता है 180 डिग्री के। नाउ टू एंगल्स गिवन है 75 डिग्री प्लस 25 डिग्री प्लस थर्ड एंगल जूम किया है एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ इन दोनों को प्लस करेंगे 100 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। 180 डिग्री माइनस 100 इस तरफ प्लस में था, इधर लेके आए माइनस 100 डिग्री। नाउ x इक्वल टू 180 में से 100 को माइनस किया 80 डिग्री। सो स्टूडेंट्स थर्ड एंगल इज 80 डिग्री। आई थिंक यू अंडरस्टैंड। नाउ वी डू नेक्स्ट पार्ट। पार्ट आई में टू एंगल्स गिवन है 120 डिग्री एंड 20 डिग्री। वी नो दैट सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री के इक्वल होता है। नाउ 120 डिग्री प्लस 20 डिग्री प्लस थर्ड एंगल x इज इक्वल टू 180 डिग्री। x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, इन दोनों को प्लस किया 140 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। x इज इक्वल टू 180 डिग्री, 140 इधर प्लस में था, इक्वल के साइड लेके आए माइनस 140 डिग्री। x इज इक्वल टू 180 में से 140 को माइनस किया 40 डिग्री। सो थर्ड एंगल इज 40 डिग्री। आई थिंक स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 के सभी पार्ट सेम ऐसे ही सोल्व होंगे, सो यू कैन इजिली डू रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। सो स्टूडेंट्स यू डू कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 1st, 2nd, 3rd and 6th। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। Good morning students. Today I will start your SST class online. Dear students, for class 5th, today's our topic is chapter number 9. So dear students, in our chapter number 9 we will read half, and today we read this chapter water pollution. जल प्रदूषण क्या होता है? एक द कंटेमिनेशन ऑफ वाटर सोर्सेज सच एज रिवर, पॉन्ड एट्सेट्रा इज कॉल्ड वाटर पोल्यूशन। यानी कि वाटर के अंदर जो वाटर के जो सोर्सेज हैं, जैसे नदी है, पॉन्ड है, इनके अंदर जो दूषित वाटर हो जाता है, यानी कि जो वाटर पीने के लायक नहीं रहता है, वो क्या कहलाता है? हमारा वाटर पोल्यूशन कहलाता है। कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन के कारण क्या क्या होते हैं? गार्बेज ऑफ ऑल काइंड इज डंपिंग इनटू वाटर बॉडीज, हर प्रकार का कूड़ा कचरा वाटर बॉडीज के अंदर डाल दिया जाता है। वेरियस टाइप ऑफ पोल्यूटेंट एंटर द वाटर बॉडीज थ्रू सीवेज, इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड वेस्ट मटेरियल ऑफ द फार्म्स। अलग अलग प्रकार के जो पोल्यूटेंट हैं, प्रदूषक तत्व हैं, वो वाटर के अंदर, वाटर बॉडीज़ के अंदर चले जाते हैं। जैसे हमारे सीवेज हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट हैं, यानी कि फैक्ट्रियों से जो ख़राब पदार्थ निकलते हैं वो, या फिर वेस्ट मटेरियल ऑफ द फार्म हाउसेज से जो वेस्ट मटेरियल्स निकलते हैं वो भी वाटर बॉडीज़ के अंदर चले जाते हैं, तो उसके कारण भी वाटर पोल्यूशन होता है। एट टाइम फैक्ट्रीज डंप ऑयल, पॉइजनस केमिकल्स एंड अदर हार्मफुल इंडस्ट्रियल वेस्ट इनटू नियर बाय वाटर बॉडीज। आज के समय में क्या हो गया है? फैक्ट्रीज जो हैं उनके अंदर से जो तेल है वो वाटर बॉडीज में डंप कर दिया जाता है, या फिर जो जहरीले केमिकल्स हैं या फिर हार्मफुल इंडस्ट्रियल वेस्ट, जो नुकसानदायक इंडस्ट्रीज़ का वेस्ट है, वो आसपास की वाटर बॉडीज़ के अंदर डाल दिया जाता है। लीकेज ऑफ ऑयल टैंकर्स पोल्यूट द ओशियन वाटर। अब जब ऑयल टैंकर्स जब लीक हो जाते हैं ओशियन के अंदर, तो उससे ओशियन वाटर भी पोल्यूट होता है। नेचुरल फैक्टर्स ऑल्सो पोल्यूट वाटर। प्राकृतिक जो कारण हैं वो भी वाटर को पोल्यूट करते हैं, जैसे स्टॉर्म्स ऑफन कोज ऑयल एंड
other particles of dissolve in water. Thus water gets polluted and cannot be used for drinking and कुकिंग। इसके कारण क्या हो जाता है कि जो वाटर है वो पोल्यूट हो जाता है, वो ना तो भोजन बनाने के लिए ना पीने के लिए यूज़ होता है। डू यू नो, क्या आप ये जानते हैं, इन दिल्ली द रिवर यमुना इज़ द मेन सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। आज के जो दिल्ली है उसके अंदर जो यमुना नदी है वो मुख्य सोर्स है पीने के पानी का। बट नाउ इट इज़ सेवरली पोल्यूट, लेकिन आज के समय में वो क्या हो रही है, अधिक मात्रा में अधिक से अधिक पोल्यूट हो रही है जल्द से जल्द। हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन के नुकसानदायक इफेक्ट कौन कौन से हैं। पोल्यूट वाटर इज़ हार्मफुल फॉर द प्लांट एंड एनिमल्स लाइफ ऑफ द वाटर बॉडीज़। क्या कह रहा है, जो पोल्यूटेड वाटर है वो नुकसानदायक है प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए और वाटर बॉडीज़ के अंदर जो लाइफ जैसे मछलियाँ वगैरह रहती हैं उनके लिए। पोल्यूशन ऑफ रिवर मेक वाटर अनफिट टू ड्रिंक, अगर नदी के अंदर पोल्यूशन हो जाता है तो वो पानी जो है वो पीने के लायक नहीं रहता है, अनफिट रहता है। कंटेमिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर लीड्स टू डिजीज लाइक कॉलेरा, टाइफाइड, जॉन्डिस, डाइसेंट्री एंड वेरियस स्किन डिजीज। अलग अलग प्रकार की इससे हमारी बीमारियां होती हैं। रिवर पोल्यूशन ऑल्सो किल फिशेज, प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन वाटर। रिवर पोल्यूशन जो है वो उसके अंदर जो रहने वाली फिशेज हैं या प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं उनको मार देता है रिवर पोल्यूशन। नेक्स्ट है नॉइस पोल्यूशन। नॉइस पोल्यूशन मतलब होता है ध्वनि प्रदूषण। नॉइस पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय द लाउड साउंड एंड नॉइस रिलीज्ड इन द एटमॉस्फेयर। क्या होता है, जो ध्वनि प्रदूषण है वो अधिक मात्रा में आवाज़ के कारण होता है या एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत अधिक आवाज़ें जब रिलीज होती हैं तो उसके कारण नॉइस पोल्यूशन होता है। द इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज मेजर्ड इन डिसेबल्स। जो इंटेंसिटी है साउंड की वो किससे मेजर की जाती है, डिसेबल से मेजर की जाती है। द सॉफ्टेस्ट साउंड वी कैन हेयर इन अबाउट 20 डिसिबल। जो सबसे आसान जो आवाज़ है जिसको हम आराम से सुन सकते हैं वो कितनी है, 20 डिसिबल। एनी साउंड लाउडर देन 90 डिसिबल्स इज हार्मफुल फॉर द ईयर्स। अगर कोई आवाज़ 90 डिसिबल से अधिक होती है तो वो हमारे कानों के लिए नुकसानदायक होती है। नॉइज पोल्यूशन इज कॉज्ड व्हेन ए साउंड इज बियॉन्ड टू कंफर्ट लेवल ऑफ ऑल लिविंग बींग्स। नॉइज पोल्यूशन जब होता है जब हर प्रकार की आवाज़ लोगों के कंफर्ट लेवल से अधिक, वहाँ पर नॉइज पोल्यूशन होता है जब आवाज़ कंफर्ट लेवल से अधिक हो जाती है। इट इफेक्ट्स नॉट ओनली ह्यूमन बींग्स बट बर्ड एंड एनिमल्स टू। ये अकेली ह्यूमन बींग्स को ही इफ़ेक्ट नहीं करती है बल्कि बर्ड और एनिमल्स जो हैं उनको भी इफ़ेक्ट पहुंचाती है नॉइज़ पोल्यूशन। कॉजेज ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन के कारण क्या है। द मोस्ट कॉमन सोर्सेज ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन इज साउंड प्रोड्यूस्ड बाय व्हीकल्स लाइक बाइक्स, कार, ट्रेन एंड एरोप्लेन्स। मुख्य रूप से जो सोर्स है नॉइज़ पोल्यूशन का वो क्या है, साधनों से जो आवाज़ निकलती है जैसे बाइक, कार, ट्रेन या एरोप्लेन से। इंडस्ट्रियल मशीन्स एंड हाउस होल्ड गैजेट्स ऑल्सो कोज नॉइज़ पोल्यूशन। जो इंडस्ट्रियल जो मशीन्स होती हैं उसके कारण भी नॉइज़ पोल्यूशन होता है। द नॉइज़ पोल्यूशन इज ऑल्सो कोज्ड बाय द बर्निंग द क्रॉकर्स एंड यूजिंग लाउड स्पीकर इन पब्लिक प्लेसेज। पब्लिक प्लेसेस के अंदर लाउड स्पीकर्स का यूज़ करने के कारण भी नॉइज़ पोल्यूशन होता है। हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन के नुकसानदायक इफेक्ट्स कौन कौन से हैं। द नॉइज़ पोल्यूशन डिस्ट्रॉयड द क्वालिटी ऑफ द एनवायरनमेंट वी लिव इन। जो नॉइज़ पोल्यूशन है जिस एनवायरनमेंट के अंदर हम रहते हैं उसकी क्वालिटी को डिस्टर्ब करता है। इट कैन कॉज स्ट्रेस एंड इरिटेशन, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, लॉस ऑफ हेयरिंग, स्लीप डिस्टर्बेंस एट्सेट्रा। इसके कारण क्या होता है, इरिटेशंस होती हैं, सोने में डिस्टर्बेंस होता है या फिर सुनने में दिक्कत होती है। इट कैन ऑल्सो कोज ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर एनिमल्स टू। ये एनिमल्स के लिए भी बहुत अधिक मात्रा में प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड, you read this chapter 2 times. Thank you. Students, a very healthy morning to all of you. Now we will start our video of class 5th English reader. In our last video we have completed our chapter number 13 and now we will start our chapter number 14 reading part. Wonder inside our brain.
रियाज मदर इज़ वर्किंग ऑन द कंप्यूटर इन हर रूम। रिया की मदर अपने कंप्यूटर पर अपने कमरे में काम कर रही है। रियाज रसेस इन एंगरली। रिया गुस्से में भागती है। रिया कहती तरुण सेज आई डोंट हैव अ ब्रेन। तरुण कहता है कि मेरे पास क्या नहीं है, मेरे पास दिमाग नहीं है। दैट्स नॉट ट्रू इज इट। यह सत्य नहीं, यह है। डू आई हैव अ ब्रेन। क्या मेरे पास एक दिमाग है। मदर ऑफ कोर्स यू डू। हाँ तुम्हारे पास है। ऑल क्रिएचर हैव ब्रेन्स एंड यू हैव अ वेरी गुड वन। सभी जो क्या है, जीव जंतु प्राणी उन सब के पास क्या है, दिमाग है, और तुम्हारे पास उन सब से अच्छा है। रिया कहती कॉकरोच एंड फ्लाइज टू हैव ब्रेन्स। कॉकरोच और मक्खी के पास भी दिमाग है। मदर यस दे डू। हाँ उनके पास भी है। हाउएवर देयर्स इज नॉट एज बिग एज और एज क्लेवर एज आवर्स। उनके पास हालांकि उनका इतना बड़ा नहीं है या इतना चतुर नहीं है जितना हमारा। हाउ रिया हाउ इज माई ब्रेन अ गुड वन। मेरा दिमाग सबसे अच्छा कैसे है। मदर योर ब्रेन हेल्प यू लर्न थिंग्स एंड रिमेंबर देम। तुम्हारा दिमाग चीज़ों को सीखने में और उनको याद रखने में तुम्हारी सहायता करता है। इट कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन। और यह सूचनाएं इकट्ठा करता है। इट आल्सो गेट मैसेज फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड यू एंड अराउंड यू। यह क्या प्राप्त करता है, मैसेज फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, हमारे शरीर के विभिन्न भागों से, और किसके बारे में, अबाउट व्हाट इज हैपनिंग, क्या चल रहा है, इनसाइड यू तुम्हारे भीतर, एंड अराउंड यू और तुम्हारे आसपास। देन इट सेंड्स मैसेज, फिर यह संदेश भेजता है, टू द डिफरेंट पार्ट्स टेलिंग व्हाट टू डू, उनको यह बता रहा है कि क्या करना है अब तुम्हें। रिया मामा कैन यू एक्सप्लेन टू मी इन डिटेल, क्या आप मुझे विस्तार से बता सकती हैं। मदर वेल, मदर ठीक है। सपोज अ मॉस्किटो बाइट्स यू ऑन द नेक। सपोज करो, अनुमान लगाओ कि एक मच्छर तुम्हें गर्दन पर क्या करता है, काटता है। द नर्व्स इन द नेक सेंड अ समथिंग बाइटिंग मैसेज टू द ब्रेन। फिर क्या होता है, जो तुम्हारी तंत्रिकाएं होती है वो तुम्हारे दिमाग के पास एक मैसेज भेजती है कि तुम्हें कुछ काट रहा है। योर ब्रेन डिसाइड्स व्हाट शुड बी डन। फिर तुम्हारा जो दिमाग है वह सोचता है कि तुम्हें क्या करना चाहिए। इफ इट थिंक्स द बाइट शुड बी स्क्रैच्ड। फिर यदि तुम्हें क्या सोचना होता है कि जो कटा हुआ भाग है जिस पर मच्छर ने काटा है उसको क्या करना चाहिए, खरोचना चाहिए। इट सेंड्स अ मैसेज टू योर आर्म। उसके बाद तुम्हारी जो आर्म है उसको एक मैसेज दिया जाता है। एंड हैंड आस्किंग इट टू लिफ्ट इटसेल्फ। और फिर हाथ से को खुद ही अपने आप उठाने के लिए ये मैसेज करता है। एंड स्क्रैच द बाइट। और जहाँ पर काटा होता है उसको क्या, खरोचने के लिए। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज रीड दिस पेज। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।